स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जनरल पेपर का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आइए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था? तो इनमें से कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था मार्च 1946 में। कब भेजा गया था कैबिनेट मिशन भारत? तो ये भेजा गया था मार्च 1946 में भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई है? तो कौन से आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से? तो ये हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगी भारत प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया, ये विशेषता नहीं है। यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी सही होगा। बर्मा का पृथक्करण हुआ, ये भी सही होगा। और अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ, ये भी सही होगा। और प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन अपने प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के लिए जाना जाता है? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है ये कथन? बाल गंगाधर तिलक का है। क्या कथन है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी कानपुर में। कहाँ पर हुई थी? ये कानपुर में हुई थी। तो 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये कानपुर में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी? तो इनमें से किसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी? तो इनमें से पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुई थी लॉर्ड मेयो की। किसकी हत्या हुई थी पोर्ट ब्लेयर में? तो ये लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRS के नेता थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSR के नेता कौन कौन से थे? तो HSR के नेता इनमें से कौन कौन से थे? तो वो नेता थे भगत सिंह थे और जतिन दारा थे और अजय घोष थे। तो कौन कौन थे? भगत सिंह थे, जतिन दारा और अजय घोष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष नरमपंथियों और उग्रवादियों में विभाजित हुआ? वही तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष में नरमपंथियों और उग्रवादियों में विभाजित हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था सन 1907 में। कब हुआ था? सन 1907 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सबसे पहले लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? ये लखनऊ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो इनमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो इनमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य बेवेल नहीं था। कौन नहीं था कैबिनेट मिशन का सदस्य? बेवेल नहीं था। पैथिक लॉरेंस, स्टाफर्ड क्रिप्स और एडी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर एक लिंक, ईमेल या आइकन को क्या कहा जाता है? तो किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर एक लिंक, इमेज या आइकन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हाइपर लिंक। क्या कहा जाता है इसे हाइपर लिंक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए CPU के साथ इंटरेक्ट करता है। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए CPU सीधे किसके साथ इंटरेक्शन करता है? तो ये करता है रैम के साथ। किसके साथ करता है? ये रैम के साथ करता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है
रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MFLOPS क्या है? तो MFLOPS इनमें से क्या है? तो ये है इसका उपयोग CPU की गति मापने के लिए किया जाता है। तो MFLOPS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द DNS का पूर्ण रूप क्या? तो शब्द DNS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो शब्द DNS का पूर्ण रूप हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो ये तीसरी पीढ़ी में किया गया था। तो पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका में प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किसमें किया गया था? तो ये किया गया था तीसरी पीढ़ी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं? तो 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं? तो 4 किलोबाइट मेमोरी में कितने बाइट हो जाते हैं? तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? यानी कि 1 KB में कितने बाइट हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 1024 बाइट हो जाएंगे। तो 1 KB में कितने बाइट हो जाएंगे? 1024 बाइट हो जाएंगे। तो 4 KB में कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 4 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएंगे 4096 बाइट हो जाएंगे। तो 4 किलोबाइट में कितने बाइट हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 4096 बाइट हो जाएंगे। और 1024 KB में कितने MB हो जाएंगे? तो 1024 में कितने MB हो जाएंगे? तो ये 1 MB के बराबर हो जाएगा। 1024 KB कितने के बराबर? 1 MB के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं संबंधित है? तो ये हो जाएगा ओपन सोर्स। कौन सा हो जाएगा? ये ओपन सोर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या केवल आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है? तो इनमें से कौन सा है जो केवल आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रोजेक्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्टर हो जाएगा। ये टच स्क्रीन और स्कैनर और टैग वाली किसके रूप में कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री में प्रदर्शित होती है। तो एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री किस में प्रदर्शित होती है? तो ये प्रदर्शित होती है फार्मूला बार में। किस में प्रदर्शित होती है? ये फार्मूला बार में प्रदर्शित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी टेक्स्ट एडिटर में एक लंबवत टिमटिमाती रेखा है जो इस स्थान को इंगित करती है जहाँ टाइप की गई कोई भी चीज़ दिखाई देती है। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कर्सर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वो कर्सर हो जाएगा। वो कर्सर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक परियोजना सहायता है? तो निम्नलिखित में से कौन एक परियोजना सहायता है? तो परियोजना सहायता हो जाएगा एपीडीस्कोप। क्या हो जाएगा? एपीडीस्कोप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूरिस्टिक शिक्षण की विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ह्यूरिस्टिक शिक्षण की विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग को। किसे माना जाता है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण को कला के साथ साथ विज्ञान भी किया जाता है। क्योंकि तो शिक्षण को कला के साथ विज्ञान भी कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षक छात्रों के विकास के साथ साथ स्वयं को भी विकसित करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षक छात्रों के विकास के साथ साथ स्वयं को भी विकसित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? तो इनमें से कौन सी एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? तो इस प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता हो जाएगी यदि कक्षा की गतिविधियों में पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित और उबाऊ महसूस करता है।
कैसा करता है? यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित और उबाऊ महसूस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्र अपनी गलती के बिंदुओं को जोड़ने के लिए अपने द्वारा प्रस्तुत कार्य का विश्लेषण करता हुआ क्या कर रहा है? तो रुद्र अपनी गलती के बिंदुओं को जानने के लिए अपने द्वारा प्रस्तुत कार्य का विश्लेषण कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है? तो वह कर रहा है स्वमूल्यांकन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो स्वमूल्यांकन कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक शिक्षण व्यवसाय की एक प्रकृति नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो एक शिक्षण व्यवसाय की प्रकृति नहीं है? तो वो हो जाएगी कौन सी? सरकारों के प्रति आज्ञाकारी बनने में सहायक होना। कौन सी नहीं है? सरकारों के प्रति आज्ञाकारी बनने में सहायक होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला है? तो इनमें से कौन सा है जो शिक्षक संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करने वाला है? तो वो हो जाएगा विषय वस्तु में प्रवीणता। क्या हो जाएगा? विषय वस्तु में प्रवीणता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलपैट्रिक द्वारा कौन सी पद्धति बताई गई थी? तो किलपैट्रिक द्वारा कौन सी पद्धति बताई गई थी? तो किलपैट्रिक द्वारा बताई गई थी परियोजना पद्धति। कौन सी पद्धति? ये परियोजना पद्धति बताई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो वो सत्य नहीं है शिक्षण निर्देश। कौन सा नहीं है? वो शिक्षण निर्देश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थी स्लो लर्नर का अभिलक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थी स्लो लर्नर का अभिलक्षण नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अमूर्त चिंतन। कौन सा हो जाएगा? वो अमूर्त चिंतन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये सर्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प शब्दों में से किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द नहीं होता है? तो इनमें से किसका विलोम शब्द नहीं होता है? तो इनमें से विलोम शब्द नहीं होता है साग का विलोम शब्द नहीं होता है। तो बच्चा के क्या होता है? तो बच्चा का विलोम होता है बूढ़ा होता है। बच्चा का विलोम बूढ़ा हो जाएगा। आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा। और पक्का का इसका हो जाएगा कच्चा हो जाएगा। तो साग का विलोम शब्द नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो पार्थिव के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। कौन हो जाएगा? तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कौन हो जाएगा? तो इनमें से अशुद्ध कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आंधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई। कौन सा हो जाएगा? ये पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए विकल्प में कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विलक्षण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये विलक्षण हो जाएगा। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध हो जाएगा विलक्षण शुद्ध हो जाएगा। क्या शुद्ध हो जाएगा? विलक्षण शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा युग्म गलत हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सके वो बोधगम्य, ये सही हो जाएगा। मनुष्य जाति से परे, तो मनुष्य जाति से परे कौन होता है? तो वो होता है मानवीय होता है, भी सही हो जाएगा। व्यर्थ खर्च करने वाला, तो वो अपव्ययी होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। जो किसी नियम का पालन ना करे वो अपराधी, तो वो ये गलत हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर यही सही हो जाएगा। इसी में योग में गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत है? तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत है? तो देखिए, सात्विक का तामसिक ये भी सही है, विगुक का उन्मुख ये भी सही है, नैसर्गिक का प्राकृतिक ये भी सही है, निर्मम का कठोर यही गलत हो जाएगा। तो निर्मम का मतलब ही कठोर होता है, तो निर्मम का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मृदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदुल हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुस्सा के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो गुस्सा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो गुस्सा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अपयश। कौन सा हो जाएगा? ये अपयश हो जाएगा। तो आप लोगों के 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? आप लोग अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।